तो मूवी स्टार्ट होती है साल 2067 पे, जहाँ पे अर्थ पे ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है और पूरी अर्थ जल रही है। ऐसे में ऑस्ट्रिया के एक शहर में ही ऑक्सीजन बची हुई है और यहाँ पे एक कंपनी ने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी इजाद कर ली है। तो जितने भी इंसान हैं वो बस इस शहर में ही बचे हुए हैं। अब यहाँ पे ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन शुरू में तो काम करती है, लेकिन बाद में ये एक ऐसी बीमारी लेकर के आती है जिससे धीमे धीमे इंसान खत्म हो रहा है। अब इसी बीच हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर ईथन को देखते हैं। ईथन का दोस्त जूड उसके साथ जाता है एक कंपनी में जहाँ पे लोग काम किया करते थे। असल में जूड ईथन के फादर का दोस्त था और वही ईथन का अब ख्याल रखा करता है। ईथन के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है। अब जूड और ईथन काम करके अपने घर पहुंचते हैं जहाँ पे ईथन अपनी वाइफ से मिलता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ईथन की वाइफ को भी यही बीमारी हो चुकी है, जिसके बाद ईथन काफी चिंता में आ जाता है क्योंकि उसकी वाइफ एकमात्र है उसकी दुनिया में। अब इसी बीच अगले दिन ईथन और जूड काम करने के लिए जाते हैं जहाँ पे उन्हें बुलाया जाता है कंपनी के ओनर के द्वारा। कंपनी के ओनर का नाम रेजिना होता है। रेजिना जूड और ईथन को अपने ऑफिस में बुलाती है और यहाँ पे वो ईथन से कहती है कि तुम्हारा नाम ईथन है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और इसके बाद वो उसे नीचे एक लैब में ले जाती है और यहाँ पे एक बड़ी सी टाइम मशीन होती है। रेजिना कहती है कि इसको बनाने में 20 साल लगे और अब जब हम इसका एक मैसेज डिकोड कर रहे हैं, हमने यहाँ से एक सिग्नल भेजा आज से 400 साल आगे, तो हमें पता चला है कि वहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है और वहाँ से सिर्फ एक ही मैसेज आया है, सेंड ईथन वाइट, यानी कि तुम्हें वहाँ पे बुलाया जा रहा है। तो हमारी हेल्प तभी हो सकती है जब तुम यहाँ से 400 साल आगे जाओगे और वहाँ से हमारे लिए मदद लेकर के आओगे, तभी इस समय पे हम सरवाइव कर पाएंगे, वरना इस ऑक्सीजन के चलते हमारी मौत पक्की है। अब ईथन वहाँ जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी वाइफ की चिंता है और वहाँ से वो वापस अपने घर चला आता है। हालांकि इससे पहले वो एक पब में बैठा रहता है जहाँ पे उसके पास आकर के उसका फ्रेंड जूड उससे कहता है कि तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। ऐसे तो तुम अपनी वाइफ को बस सामने मरते हुए देखोगे, लेकिन अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो हो सकता है कि तुम्हारी वाइफ की बीमारी का क्योर मिल जाए। लेकिन अभी भी ईथन मान नहीं रहा है। वो घर जाता है, उसकी वाइफ को सब कुछ पता चलता है और उससे कहती है कि मेरे चक्कर में बाकी सभी इंसानों की जिंदगी खतरे में मत डालो, तुम वहां पे जाओगे तो शायद हम लोगों का क्योर तुम ले आओ। अब ईथन काफी ज्यादा सोच रहा होता है। असल में अपनी वाइफ को इस वजह से नहीं छोड़ रहा है क्योंकि बचपन में जब वो छोटा था और उसका बर्थडे था तब उसके फादर उससे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने उसे गिफ्ट दिया था और गिफ्ट था वही ब्रेसलेट जो इस समय ईथन के हाथ में है और इसी ब्रेसलेट की जरूरत रेजिना को है। उसके फादर ने ब्रेसलेट उसे पहना करके कहा था कि ये कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। शायद इसी ब्रेसलेट की वजह से इस समय ईथन वाइट को 400 साल आगे बुलाया जा रहा है। लेकिन इस दिन के बाद ईथन के फादर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तो ईथन को ऐसा लगता है कि वो अपने फादर की तरह ना बन करके अपनी फैमिली के साथ रहे, वही सबसे ज्यादा सही रहेगा। लेकिन फिर उसे याद भी आता है कि कैसे उसकी मदर को कुछ लोगों ने मार दिया, तब जूड ने उसे वहां पे आकर के बचा लिया था, तो उसे इंसानों की मदद करनी चाहिए। तो अगले दिन ईथन निकल पड़ता है अपने मिशन पे। वो मिलने जाता है रेजिना से और उससे कहता है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। रेजिना उसे टाइम मशीन दिखाती है, उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले तो जाओगे, लेकिन वहां से वापस आने के लिए तुम्हें वहां पे जो लोग होंगे उनकी मदद लेनी होगी। ईथन ये सुन करके घबरा जाता है। इसके बाद रेजिना उसे एक डिवाइस देती है जिसका नाम आर्ची होता है। उससे कहती है कि इसके जरिए हम तुम पे नजर रखेंगे और तुमसे कम्युनिकेट करते रहेंगे और तुम्हारी लोकेशन हमें मिलती रहेगी, तो अगर तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो हम तुम्हारी हेल्प कर सकेंगे। अब इसके बाद ईथन को सूट वूट पहनाया जाता है और उसे टाइम मशीन में खड़ा कर दिया जाता है। ईथन काफी घबरा रहा है क्योंकि ये एक तरह से वन वे ट्रिप भी हो सकती है। वहां पे वो पहुंच जाए और अगर वहां से उसे वापस नहीं भेजा गया तो उसकी बीवी और सब लोगों से वो पूरी तरह से अलग हो जाएगा। इसके बाद टाइम मशीन ऑन होता है और ईथन को भेज दिया जाता है 400 साल आगे। ईथन गिरता है अर्थ पे और इन सब के चक्कर में उसका सूट काफी ज्यादा जल जाता है। वो सूट हटा देता है और तभी वो नोटिस करता है कि उसके चारों तरफ हरे हरे पेड़ हैं। ईथन ने अपनी जिंदगी में कभी पेड़ देखे ही नहीं थे। जब वो अपना हेलमेट उठाता है तो उसे यहाँ पे पहली बार शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन के साथ उसे काफी अच्छा लगता है। उसने ऐसा नेचर कभी फील नहीं किया था। अब ईथन लग जाता है अपने मिशन में उस जगह को ढूंढने के लिए जहां से उसे मैसेज आया था। इसी बीच रास्ते में उसे एक बंकर मिलता है जहां पे आगे एक स्केलेटन पड़ा होता है और उसने हूबहू ईथन जैसा सूट पहना होता है और उसके पास भी एक आर्ची होता है जिसकी बैटरी कम होती है। इसके हाथ में भी एक ब्रेसलेट होता है, लेकिन ईथन के ब्रेसलेट की लाइट ग्रीन होती है, लेकिन उस वाले ब्रेसलेट में रेड लाइट जल रही होती है। अब इसी बीच ईथन नोटिस करता है कि इस स्कल के मत्थे पे गोली मारी गई है और तभी वो पढ़ता है कि सूट पे लिखा है ईथन वाइट, यानी कि ईथन की ये बॉडी है और किसी टाइमलाइन में यहाँ पे जब वो आया था तो उसे मार दिया गया था। अब ईथन घबरा रहा है कि यहाँ पे आकर उसे कौन मार सकता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। अब वहाँ पे जो उस स्केलेटन का आर्ची होता है उसकी रिकॉर्डिंग जब ईथन सुनता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे जब वो गिरा हुआ था तब किसी ने सामने से आकर के उसे गोली मारी थी, यानी कि ये सुसाइड नहीं है, कोई यहाँ पे आकर के ईथन को मार सकता है। अब ईथन काफी घबरा जाता है। इसी बीच रात हो जाती है और उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है और अब उसे भूख लग रही है और वहाँ पे वो ब्लूबेरीज खा लेता है, जिनको खाते ही उसके पेट में दर्द होने लगता है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। कि इसी बीच उसकी
जब आंख खुलती है बेहोश होने के बाद, तो वो देखता है कि उसके सामने जूड बैठा हुआ है और जूड ने उसको एक इंजेक्शन दिया होता है। ईथन उससे कहता है तुम यहाँ पे कब आए? जूड ने उससे कहा कि हम तुम्हारे ऊपर आर्ची के द्वारा नजर रखे हुए थे। जब हमने देखा कि तुमने बेरीज खाई और तुम्हारी तबीयत बिगड़ चुकी है तो उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा। हालांकि इन सब के चक्कर में उस समय पे काफी ज्यादा लाइट की कमी पड़ चुकी है, क्योंकि ये टाइम मशीन चलाने में बहुत ज्यादा लाइट खींचती है। अब इसके बाद ईथन और जूड खड़े होते हैं और अगले दिन ईथन फिर से जूड को लेके जाता है उस स्केलेटन के आगे और उससे कहता है कि देखो ये मेरा स्केलेटन है और यहाँ पे किसी ने मुझे गोली मार दी है, मुझे जानना है कि ऐसा मेरे साथ किसने किया। जूड उससे कहता है कि घबराओ नहीं, ये किसी और टाइमलाइन की बात है, इस समय मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी लोग फिर से पहुंचते हैं उस बंकर के सामने और इस बार बंकर अपने पास से एक स्कैनर निकालता है और यहाँ पे वो ईथन की आंख को स्कैन करता है। तुरंत वहाँ का गेट ओपन हो जाता है और जूड और ईथन अंदर जाते हैं और यहाँ पे उनके सामने वो टाइम मशीन होती है। अब टाइम मशीन को जब ये ऑपरेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे होलोग्राफिक साइट आती है ईथन के फादर रिचर्ड्स की। अब ये होलोग्राफिक साइट देख करके जूड थोड़ा सा घबराने लगता है और वो ईथन से कहता है कि इसे हमें देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईथन ने इतने सालों बाद अपने फादर को देखा होता है तो वो उसकी बात काट करके इस रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है, जहाँ पे हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब ईथन के फादर और रेजिना साथ में काम किया करते थे। उस समय जब इन्होंने टाइम मशीन बनाई थी तब उन्हें ये मैसेज आया था 400 साल आगे से कि अभी हमें ईथन वाइट की जरूरत है। तो वहां पे ईथन के फादर रिचर्ड ये सोच रहे थे कि आखिर मेरे बेटी की जरूरत इन लोगों को है क्यों। शायद इसी वजह से उन्होंने वो ब्रेसलेट ईथन के हाथ में पहना दिया था। अब इस मशीन के एक्टिवेशन के दौरान हम देखते हैं कि ईथन के हाथ में जो ब्रेसलेट होता है उसकी रेड लाइट जलने लगती है। इससे ईथन को ये डाउट होता है कि मैं बिल्कुल वही चीजें कर रहा हूँ जैसा कि बाहर पड़े उस स्केलेटन ने की थी। उसकी भी लाइट चेंज हुई थी और उसका भी सब कुछ यही हुआ होगा और उसके बाद उसकी मौत हो चुकी है, तो कहीं मेरा भी नंबर नहीं आने वाला है। और यहाँ पे उसे सबसे ज्यादा शक जूड के ऊपर हो रहा है क्योंकि उसे एकदम से यहाँ पे भेज दिया गया। अगर ईथन की तबीयत खराब हुई थी तो कोई डॉक्टर यहाँ पे भेजा जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जूड को क्यों भेजा जिसको डॉक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसने तो बस यहाँ पे आकर के रैंडमली इंजेक्शन लगा दिया। यहाँ पे ईथन को कुछ भी हो सकता था पर सिर्फ जूड को ही क्यों भेजा गया, ये चीज ईथन नहीं समझ पा रहा होता है कि तभी टाइम मशीन में रेड लाइट जलने लगती है और उनके सामने लिख करके आने लगता है कि यहाँ पे कम इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से ये टाइम मशीन 4 घंटे में बंद हो जाएगी। और यहाँ पे दोनों लोग परेशान हो जाते हैं कि अब ये लोग क्या करें। इसी बीच ईथन कहता है कि क्यों ना हम शहर में चलें जहाँ से हमें ये मैसेज आया, हो सकता है कि कुछ लोग वहाँ पे मिले और वहाँ पे हमें इस चीज का क्योर भी मिले, क्योंकि अगर हम दवा लेकर के वापस नहीं जाएंगे तो यहाँ पे हमारे आने का क्या फायदा है, और अगर हम खाली हाथ वहाँ पे जाएंगे तो वैसे भी इंसान मरने वाले हैं। ये बात जूड को सही लगती है और वो दोनों शहर की ओर निकल जाते हैं जहाँ पे उन्हें सिर्फ स्केलेटन्स मिलते हैं। लोग मास्क लगा के वहाँ पे मरे होते हैं और कोई भी आसपास नहीं होता है, पर पूरा शहर हरा भरा होता है। और यहाँ पे ईथन को अपनी वाइफ का स्केलेटन भी देखने के लिए मिलता है और ईथन और जूड समझ जाते हैं कि इंसान उस समय पे खत्म हो चुके थे और उसके बाद अर्थ ने अपने आप को खुद ही हील कर लिया। इंसान के खत्म होने के बाद अर्थ में वापस से ऑक्सीजन आई और पेड़ आए और अर्थ फिर से हरी भरी हो गई। अब यहाँ पे ईथन टाइम वेस्ट कर रहा होता है इस चीज़ों को देख करके कि तभी जूड वहाँ पे आकर के कहता है कि कुछ करो, उस मशीन को ठीक करो, हमें यहाँ से वापस जाना होगा। जूड उससे कहता है कि तुम्हारी लापरवाही के चक्कर में हम यहीं पे फंस सकते हैं। ईथन कहता है कि तुम्हें वापस जाने की इतनी जल्दी क्यों है, आखिर वहाँ पे तुम्हारा क्या है, तुम यहाँ पे आए क्यों, मुझे ये चीज़ जाननी है। और इसी बीच ईथन उस रिकॉर्डिंग डिवाइस को यानी कि आर्ची को ऑन कर देता है और उसे पता चलता है कि उसे गोली मारने वाला कोई और नहीं जूड ही था। और इसी बीच जूड भी अपने पास से एक गन निकाल देता है। अब ईथन उससे पूछता है कि तुम गन यहाँ पे लेकर के क्यों आए थे, और इस रिकॉर्डिंग के अनुसार तुम ही मुझे गोली मारने वाले हो। जूड उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इस गन को तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए लेकर के आया था। अब तुम जो लेट कर रहे हो उस चक्कर में मैंने तुम्हारे ऊपर गन पॉइंट की हुई है, चुपचाप मेरे साथ चलो और मशीन को ठीक करो चल के। ईथन जान चुका है कि जूड है जो उसे गोली मारने वाला है, लेकिन वो उससे कैसे बचे। अब ईथन और जूड पहुंचते हैं उस मशीन के पास और वहां पे वो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। अब इसी बीच ये दोनों मिल करके उस न्यूक्लियर रिएक्टर को ठीक कर लेते हैं जिससे कि उस टाइम मशीन में पावर आ जाती है और वो एकदम सही हो जाती है। लेकिन ईथन को यहाँ पे सब कुछ जानना है, तो वो मौका देख करके जूड को एक रूम में बंद कर देता है और वहां पे अपने फादर की होलोग्राफिक साइट को ऑन करता है। और उसे पता चलता है कि उसके फादर जब रजीना के साथ इस मशीन को बना रहे थे तब रजीना के ये इरादे थे कि अपने चुनिंदा आदमियों को लेकर के वे फ्यूचर में जाए और वहां पे जाकर के बस जाए और उस अर्थ पे राज कर ले, और जो लोग यहाँ पे सड़ रहे हैं और मर रहे हैं उनको वो यहीं पे मरता हुआ छोड़ दे। और रिचर्ड को ये बातें सही नहीं लगती है, इस वजह से उन्होंने मशीन को इस तरह से ऑपरेट
ब्रेसलेट किया था और ईथन के हाथ में वो ब्रेसलेट पहनाया था ताकि सिर्फ ईथन ही इस मशीन को चला सके। और इसी वजह से उस मशीन पर लिख करके आया था कि सेंड ईथन वाइट, क्योंकि ईथन इस मशीन को ऑपरेट कर सकता है अपने ब्रेसलेट और अपने खून के जरिए। तो मशीन ये कह रही थी कि सिर्फ ईथन ही मुझे चला सकता है। और ये बात जब रजीना को समझ में आई तो उसने ईथन को 400 साल आगे भेजा, क्योंकि वहां पे जा करके सिर्फ ईथन ही उस वाली टाइम मशीन को भी ऑन कर सकता था। जिसके बाद रजीना अपने साथियों के साथ वहां पे पहुंच जाएगी और ईथन को मार देगी और वहां पे राज करने लगेगी। अब ईथन समझ चुका है कि इसमें जूड रजीना के साथ मिला हुआ है। तभी जूड वहां पे आकर के ईथन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारा जाने का समय आ चुका है। अब ईथन उससे कहता है कि मैं जानता हूं तुम मुझे गोली मार दोगे, यहीं पे मार दो, ज्यादा सही रहेगा। अगर मैं वहां पे जाऊंगा और मेरे पास कोई क्योर नहीं होगा तो मैं इंसानों की वहां मदद वैसे भी नहीं कर पाऊंगा और मेरा मर के सब कुछ बेकार हो जाएगा, तो तुम मुझे यहीं पे गोली मार दो। अब जूड ईथन को गोली मारना तो चाहता है, लेकिन उसे बीच वो समय याद आ रहा होता है जब ईथन की मदर को जूड के साथ इन्होंने शूट कर दिया था, लेकिन फिर भी जूड ने ईथन को बचा लिया था। उसे याद आता है कि कैसे उसने ईथन को पाल पोस के बड़ा किया था। हालांकि सब रजीना के कहने पे हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जूड और ईथन का कनेक्शन बन चुका है और जूड को एहसास होता है कि वो कितना बड़ा हथियारा बनता चला जा रहा है। तो वो अपने आप को गोली मार के खत्म कर लेता है और ईथन वहीं पे उदास बैठा रह जाता है। इसी बीच हम रजीना को देखते हैं जिसके सामने टाइम मशीन ऑन हो चुकी है। वो अपने चुनिंदा आदमियों को लेकर के तैयार रहती है और वो एक स्पीच देते हुए कहती भी है कि यहाँ पे जो इंसान बचे हुए हैं उनका मर जाना ही ठीक है, हम अपने आदमियों को लेकर के उस समय पे जाएंगे और वहां पे राज करेंगे और सब कुछ अपने हिसाब से शुरू करेंगे। यहाँ पे अर्थ खत्म हो जाएगी और उसके बाद वो खुद अपने आप को हील कर लेगी इंसानों के मरने के बाद। तभी उसके सामने टाइम मशीन चलने लगता है और यहाँ पे कुछ सामान आता है और ये कुछ और नहीं, हर एक घास, पत्ते और पेड़ होते हैं और इनके साथ ही एक रिकॉर्डिंग भी होती है। असल में इस रिकॉर्डिंग में वो समय होता है जब रजीना ने रिचर्ड को गोली मार दी थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि रिचर्ड उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, तो उसने रिचर्ड को गोली मार दी थी और यही रिकॉर्डिंग यहाँ पे थी। ये रिकॉर्डिंग लोगों के सामने आ जाती है, जिसके बाद रजीना को जेल हो जाती है, उसके साथी को जेल आ जाती है और ईथन ने जो हरे पत्ते और घास और पेड़ भेजे थे उनकी हेल्प से अर्थ को फिर से ठीक किया जाने लगता है। इसी के साथ ईथन ने पर्पल कलर का फ्लावर भेजा था अपनी वाइफ के लिए। उस फ्लावर को देख करके उसकी वाइफ समझ जाती है कि ईथन अब वापस नहीं आ सकता है। इसी बीच हम ईथन को भी देखते हैं जो उस लैब में होता है और उसे बंद कर देता है और वहां पे वो टाइम मशीन खराब हो जाती है, यानी कि ईथन अब यहां से वापस अपने टाइम 2067 में नहीं जा सकता है और उसने उस समय के लोगों की हेल्प कर दी है इतने सारे पेड़ पौधे भेज करके। अब इसके बारे में तब पता चलता है जब ईथन बाहर आता है शहर की तरफ और वहां पे सब कुछ डेवलप हो चुका होता है, यानी कि उसके भेजे हुए पत्तों की वजह से वहां पे अर्थ हील हो चुकी है और इंसान यहां तक आकर के भी जिंदा है। अब ईथन अकेला है, अपनी फैमिली के बिना है, लेकिन उसने इंसानों को बचा लिया है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद।